गुड इवनिंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या होती है? मतलब कि एक देश की जो कुल आय होती है, जो सरल शब्दों में हम जो कहते हैं कि एक देश की कुल आय है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स रूप में इसकी परिभाषा विस्तृत है और उसके किस प्रकार गणना की जाएगी, क्या सिद्धांत है, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे। चलिए, विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय की तुलना के आधार पर किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तर को ज्ञात किया जाता है। अलग अलग राष्ट्र जैसे भारत, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, तो इनके किस आधार पर तुलना करेंगे कि कौन ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से पावरफुल है, या कौन किसकी क्षमता क्या है, या किसी का आर्थिक स्तर क्या है, वो किसके आधार पर तय करेंगे? वो राष्ट्रीय आय पर। जिसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है वो ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है। इसके अतिरिक्त सरकार भी विभिन्न आर्थिक नीतियों के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। अतः सरकारी नीतियों की तुलना हेतु राष्ट्रीय आय का सही मापक आवश्यक है। यानी कि एक तो वही है जो आर्थिक रूप से कौन संपन्न है, दूसरा यह कि जो सरकार को अपने जो निर्णय लेने होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो नीतियां अपनाती है, वो भी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही अपनाती है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा क्या है। किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है क्या, किसी देश में एक वर्ष में अंतर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं, दोनों वस्तुओं एवं सेवाओं के योग से है। यानी कि एक देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय समिति है जिसने अपनी परिभाषा क्या दी है कि राष्ट्रीय आय अनुमान से अभिप्राय है किसी दी गई हुई अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बिना किसी दोहरी गणना के मापन से है। बिना किसी दोहरी गणना के मापन से है। ये परिभाषा किसकी है? भारत की राष्ट्रीय आय समिति की। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है राष्ट्रीय आय की? तो पहला देखिए, राष्ट्रीय आय का संबंध किसी देश विशेष से होता है। किससे होता है? किसी देश विशेष से होता है, जैसे भारत, जापान, अमेरिका या ये राष्ट्रीय आय। दूसरा, यह एक निरंतर चालू रहने वाला प्रवाह है। यह कभी खत्म नहीं होती। राष्ट्रीय आय का हमेशा निरंतर चालू रहता है, हर वर्ष प्रतिवर्ष, यह जिसे वर्ष प्रतिवर्ष या वार्षिक आधार पर ज्ञात किया जाता है। तीसरा है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार उत्पादन एवं उपभोग दोनों हो सकता है और व्यय भी हो सकता है। उत्पादन के आधार पर भी गणना कर सकते हैं, उपभोग के आधार पर भी करते हैं, और व्यय के, उपभोग यानी व्यय हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आय को मुद्रा की इकाइयों में मापा जाता है। किसमें जाएगा? मुद्रा की इकाई के रूप में। राष्ट्रीय आय में वस्तु एवं सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और अंतिम में, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य एक बार ही सम्मिलित होता है, अर्थात दोहरी गणना से बचाया जाता है। मतलब एक वस्तु का मूल्य एक बार ही गणना की जाएगी। जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट का मूल्य एक बार ही शामिल होगा। ठीक है, और जैसे गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं आप, तो गेहूं से क्या बन रही है? आटा बन रहा है। तो आटा भी बिक रहा है, गेहूं भी बिक रहा है। ठीक है, आटे से ब्रेड बन रही है, ब्रेड भी बिक रही है, बिस्किट बन रही है, बिस्किट भी बन रहा है। लेकिन आटा तो वह का हुआ, तो उसका मूल्य बार बार गणना में नहीं आए, एक बार ही आए। अंतिम जो उत्पादन है, अगर आटे से बनकर बिस्किट में अगर शामिल हो चुका है तो बिस्किट का है, या आटा आपने बेच के आटा किसी ने उपभोग कर लिया तब आटे की गणना होगी, या आटे से कुछ और पदार्थ बनाए तो उस पदार्थ के जो अंतिम रूप से वस्तु उत्पादित हुई है उसका मूल्य की गणना की जाएगी, न कि प्रत्येक स्तर पर उसकी गणना की जाएगी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय एवं उसकी गणना से संबंधित अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं दे रखी। ठीक है, हालांकि इसमें मैं जीडीपी, ठीक है, और एनडीपी इन दोनों को नहीं पढ़ा। ठीक है, हालांकि वो भी राष्ट्रीय आय का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जीडीपी को, एनडीपी को नहीं है। इसको शुरू करेंगे सकल अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी से। उसके बाद आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, ताकि ये समझने के लिए आपके इजी हो। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, और एक है व्यक्तिगत आय, और पांचवा है उपभोग्य
आय। इसके अलावा और एक छठा अगर चाहो तो आप पर कैपिटा इनकम भी मैं बता दूंगा। ठीक है, 5 से 6। अब पहला है सकल अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग से है। जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा थी वही परिभाषा है। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाती है उन सभी के बाजार मूल्य के कुल जोड़ को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसको? बाजार मूल्य। इंपोर्टेंट सिर्फ क्या ध्यान रखना है इसमें, बाकी परिभाषा तो वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या वर्ड का यूज हुआ है? बाजार मूल्य। ठीक है, तो जो सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें क्या कौन सा मूल्य होता है? बाजार मूल्य होता है। अब देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद गणना करते समय क्या कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है? तो पहला क्या है? अंतिम उपभोक्ताओं की उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही लिया जाता है। जो अभी मैंने बताया ना, जो अंतिम जो उपभोक्ता वस्तु है या अंतिम मूल्य है उसी को शामिल किया है ताकि क्या नहीं हो, दोहरी गणना नहीं हो। दूसरा क्या है? इसकी गणना मुद्रा में की जाएगी। राष्ट्रीय आय की गणना किस में की जाएगी? मुद्रा में की जाएगी। सिंपल सा है। ठीक है। तीसरा है, इसकी गणना में मुफ्त प्राप्त होने वाली वस्तु एवं सेवाओं को सम्मिलित नहीं की जाएगा। किसको? मुफ्त, फ्री में। जैसे आप किसी को उपहार दे रहे हैं, ठीक है, या आपकी कोई मिसेज है वो घर में खाना बनाती है तो मुफ्त में सेवाएं दे रही है, तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। जिसमें नकद रूप से लेन देन हो रहा है उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट है, पूंजीगत माल को बाजार मूल्यों में होने वाले अंतरों के कारण जो लाभ और हानि होती है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूंजीगत माल के अंदर जो बाजार मूल्यों में, बाजार के मूल्यों में अंतर आता है तो उनसे जो लाभ हानि होती है उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी गणना में अवैध क्रियाओं से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं किया जाए। अवैध रूप से जो तस्करी है, ठीक है, शराब के है या कहते हैं ना, जैसे ये अवैध रूप से हवाला कार्य का और कुछ भी है, देह व्यापार है, ठीक है, जिनके सरकार ने उनको अवैध घोषित कर रहे हैं, ठीक है, जुआ है, सट्टा है, तो इन क्रियाओं से जो आय प्राप्त होगी नकद रूप से तो होगी लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाएगा। छठा है, इसमें हस्तांतरण भुगतानों एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त भुगतानों को भी सम्मिलित नहीं किया जाएंगे। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान यानी फ्री वाली चीज है, ठीक है, तो हस्तांतरण भुगतानों को भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा के अंदर, सामाजिक सुरक्षा यानी जैसे सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है एक तरह से, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है लोगों को, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हस्तांतरण भुगतान यानी एक तरफा भुगतान होता है। ठीक है, जैसे कि सरकार द्वारा ग्रांट दे दिया आपको या किसी और व्यक्ति ने आपको कुछ दे दिया तो वो वापस उससे कुछ नहीं ले रहा आपसे, तो उसको कहते हैं हस्तांतरण। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत साधनों के वार्षिक मूल्यह्रास, बस इंपॉर्टेंट क्या है? मूल्यह्रास, वार्षिक मूल्यह्रास को घटा दे तो जो शेष बचता है उसे क्या कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसको बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या हो गया? कुल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय आय में से या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से क्या घटाना है? मूल्यह्रास। तो क्या आ जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कहेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, और सिंपल फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जो अभी अपन ने पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे? बाजार मूल्य पे। मैंने अंडरलाइन भी करवाया था आपको। किस पे थे? बाजार मूल्य पे। अब देखिए बाजार मूल्य क्या होता है और एक साधन लागत क्या होती है, दोनों में अंतर समझिए। बाजार मूल्य वो होता है कि जिसमें वस्तु खरीदी और बेची जाती है बाजार के अंदर, वो मूल्य तो क्या हो गया उसका? बाजार मूल्य। साधन मूल्य वो कि उस वस्तु को उत्पादन करने में कितनी लागत आई, तो वो लागत क्या जाएगी? साधन लागत। उस साधन, जो भी साधन लग रहे, साधन क्या क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और साथ। तो जो ये साधन लग रहे उनकी जो लागत आ रही है उनके आधार पर जब आय की गणना की जाएगी तो वो क्या होगी? राष्ट्रीय आय साधन लागत पर या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। और इसे ही हम वास्तविक रूप क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। रियल राष्ट्रीय आय जो होती है इसे ही कहते हैं। साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है
उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष करों को घटाने एवं सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों को जोड़कर प्राप्त की जाने वाली आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर है, जो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, सरकार लगाती है माल उत्पादन में, ठीक है, तो उनको तो घटा देंगे क्योंकि वो तो लागत का पार्ट नहीं है, तो इसको उनको तो घटा देंगे। और जो अनुदान दिए है सरकार ने, ठीक है, प्राप्त होने वाले अनुदान है, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, साधन लागत पर हमारी राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना जब साधन कीमतों पर ज्ञात की जाती है तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, केवल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो इसका फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो पूर्व में अपन ने निकाला एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी एमपी भी कह सकते हैं इनको, एनएनपी एमपी, क्योंकि दोनों ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे, ये किस पे आएगी, फैक्टर कॉस्ट पे, ये मार्केट प्राइस पे। इसमें से क्या करना है, अप्रत्यक्ष करो तो घटाना है, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर नहीं, ठीक है, अप्रत्यक्ष करो को तो घटाना है, और जो भी अनुदान ग्रांट मिल रही है सरकार से उनको जोड़ देना है। तो नेशनल इनकम क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, एनएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब देखिए व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत आय का अभिप्राय उस आय से होता है जो किसी देश में एक वर्ष काल में परिवारों या व्यक्तियों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। वो तो किसकी थी, देश की थी राष्ट्रीय आय। तो अब व्यक्तियों को भी तो निकालनी पड़ेगी, व्यक्तियों की आय क्या है, व्यक्तिगत आय क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को आय के रूप में जो कुल मौद्रिक भुगतान प्राप्त होता है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो देखिए, व्यक्तिगत आय बराबर जो राष्ट्रीय आय अभी पूर्व में मैंने निकाली थी फैक्टर कॉस्ट पे, वही, ठीक, उसमें से क्या करेंगे, निगम कर को तो घटाएंगे, अवितरित व्यावसायिक लाभों को घटाएंगे, सामाजिक सुरक्षा का जो अंशदान है, सामाजिक सुरक्षा के रूप में हम अंशदान पीपीएफ जीपीएफ जो कटवाते हैं उसको तो घटाएंगे, और साथ में जो हस्तांतरित भुगतान हो रहा है उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि वो तो आय तो है, व्यक्ति के रूप में तो आय हो, भले उसको वापस करनी नहीं, इसलिए जो हस्तांतरण भुगतान है उनको तो जोड़ देंगे। और जो निगम के कर है, अवितरित व्यावसायिक के लाभ है, क्योंकि अवितरित है तो अभी तक आपको मिले नहीं है, निगम का कर है, ठीक है, तो जो आपको पे करना आपका है नहीं, ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा का जो अंशदान है तो वो आपका आय का हिस्सा तो है, जैसे जीपीएफ वगैरह आपको मिलता तो है राष्ट्र, लेकिन आपको मिलेगा कब, 60 साल के बाद मिलेगा, तो अभी तो नहीं मिल रहा ना आपको, तो इन चीज़ों को तो घटाना है। और जो हस्तांतरित भुगतान जो आपको अभी मिल गया है तो उसको क्या करोगे, जोड़ोगे, भले उसको आपको वापस पे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, व्यक्तिगत आय। क्या है फॉर्मूला, राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा का अंशदान, और प्लस में क्या कर देंगे, हस्तांतरित भुगतान, तो उससे क्या मिल जाएगी हमें, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय की गणना की उपयोगिता यह रहती है कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के गृह क्षेत्र की क्रय शक्ति का पता चलता है, कि व्यक्तिगत आय अगर ज्यादा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, क्रय करेंगे वस्तु एवं सेवाओं का। तो क्रय शक्ति कितनी है किसी देश की, उसका पता लगाना हो तो व्यक्तिगत आय से ही पता चलेगा। जिस देश की व्यक्तिगत आय ज्यादा है तो वो अपनी क्रय शक्ति ज्यादा रहेगी। अब देखिए उपभोग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। देखो व्यक्तिगत आय और उपभोग्य आय में थोड़ा सा ही फर्क रहता है, ठीक है। व्यक्तिगत आय अगर समझ में आ गई तो उपभोग्य आय समझ में आएगी। व्यक्तिगत है, व्यक्ति के रूप, एक व्यक्ति क्या कमा रहा है वो तो व्यक्तिगत आय। अब व्यक्ति कमा तो लिया, और उसमें से उपभोग कितना कर पाएगा, वो आय के रूप में प्राप्त हो, अब वो उतना उपभोग कितना कर पाएगा, क्या सारे के सारे उपभोग कर पाएगा, नहीं, क्या नहीं कर पाएगा, उसमें से डायरेक्ट टैक्स है वो घटाने पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करेगा ना, तो वो इनकम टैक्स भी अगर घटा देंगे बाकी की बची हुई तो वो खर्च कर सकता है अपने लिए, तो वही हो जाएगी उपभोग्य आय। चलिए अध्ययन करते हैं। उपभोग्य आय का अर्थ ऐसी आय से जो देश के लोगों के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है, वे इसे खर्च भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। अन्य शब्दों में व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के रूप में दी जाने वाली राशि को घटाने से प्राप्त उपभोग राशि को उपभोग्य आय कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्तिगत आय है उसमें से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर है
उनको घटाना। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर को घटा दें, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर को घटाना है, तो उससे क्या होगी, उपभोग्य आय प्राप्त होगी। समझ में आ गए, 5 थे, पांचों समझ में आ गए। आगे देखिए, ठीक है, संक्षेप में इन्होंने बता दिया। देखिए GNP देखो, ये पहले क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किस पे होगा, मार्केट प्राइस पे। उसका क्या क्या जुड़ेंगे, कैसे निकलेगा, पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्विस, ठीक, इकोनॉमिक रूप से जो सर्विस हो रही है, और फॉरेन अर्निंग, विदेशों से जो आय हो रही है, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगी, GNP तो GNP ही निकालना है, उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाएंगे बाकी चीजें निकालने में। GNP निकल गए। अब GNP निकालनी है, GNP तो उसके अंदर क्या करेंगे, GNP में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, सिंपल। इनडायरेक्ट टैक्स देखो, फैक्ट MP से FC पे जाना, देखो बाकी चीजें सेम है, मार्केट प्राइस पे, साधन लागत पे जाना है, तो कुछ नहीं करना, इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ, सब्सिडी को जोड़ो, इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ और सब्सिडी को जोड़ो। अब देखो NNP MP, उसमें क्या करेंगे, GNP MP, ये वाली फर्स्ट वाली GNP MP, इसमें से क्या घटाना है, डेप्रिसिएशन। तो देखो सीधे देखो, ये NP MP बाकी तो सेम है, ये भी NP, आगे का G है और इधर N है, तो आगे के G से आगे के N में जाना है, ठीक है, मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है, सकल से शुद्ध में जाना है, कुल से शुद्ध में जाना है, तो क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं करना, मूल्यह्रास को घटा दो। सकल से शुद्ध में जाना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को घटा दो, तो क्या आ जाएगा, NNP MP। अब NNP FC निकालनी है, तो वही सीधे FC को क्या करेंगे, तो MP में क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओ और सब्सिडी को जोड़ो, सीधा सिंपल है। MP से ये MP है, इसको FC में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओ और सब्सिडी को जोड़ दो। तो इधर एक बोले फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये FC निकालने का फॉर्मूला क्या है, MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ये फैक्टर कॉस्ट पे जाने का फॉर्मूला, मार्केट प्राइस से फैक्टर, और उल्टा जाना है तो रिवर्स हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो और सब्सिडी को घटा दो, तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। रिवर्स कर सकते हो इसको, तो आपको सीधा याद रखना है, जब रिवर्स करना हो तो आपको लिख के रिवर्स कर देना, क्योंकि याद करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर ले। याद सिंपल एक ही करो, फैक्टर कॉस्ट निकालने का याद कर लो, मार्केट प्राइस का चाहिए तो लिख के उसको कैलकुलेट कर लो, वापस माइनस कर लो। आया समझ में। अब देखिए डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स को घटा दो, तो पर्सनल इनकम आ गई, ठीक है। और पहले पर्सनल इनकम भी निकालनी थी, पर्सनल इनकम के लिए क्या था, जो NNP FC आए हैं उसमें से क्या करेंगे, अवितरित लाभों को, ठीक है, निगम के जो कर है और जो एक तरफ से भुगतान किए हुए उनको तो घटा देंगे, और जो हस्तांतरित भुगतान है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, पर्सनल इनकम। अब देखिए पर कैपिटा, जो बहुत थोड़ा चर्चित भी है, पर कैपिटा क्या क्या, एक व्यक्ति की कितनी आय है, तो उसमें क्या करना है, तो नेशनल इनकम है NNP FC, इसमें भाग किसका देना है, टोटल पॉपुलेशन, या इसको एवरेज पॉपुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन कहते हैं, मतलब एवरेज क्या होता है, साल की पॉपुलेशन, मतलब साल क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल की पे कितनी पॉपुलेशन थी और 31 मार्च पे कितनी पॉपुलेशन, उन दोनों का एवरेज निकाल दो, तो वो क्या होगी, एवरेज पॉपुलेशन, तो उसका या टोटल, उसको टोटल पॉपुलेशन भी कहते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम PCI, ठीक है, तो ज्यादातर PCI को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो थी, हमने देख ली कि क्या क्या होती है सारी चीजें। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय, जो NNP FC वाली इंपोर्टेंट, उसी की सारी चीजें चलेगी। तो उस राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां क्या क्या है, तो इंपोर्टेंट विधियां क्या क्या है, एक तो उत्पादन संगणना विधि, एक आय संगणना विधि और व्यय संगणना, ये तो क्या तीनों ही इंटरनेशनल है, ये सब जगह चलती है, और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इन पहले दो का ही होता है, तो तीनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन यूज किन का होता है, उत्पादन संगणना विधि और आय संगणना विधि का, व्यय का गणना विधि का बहुत कम यूज होता है। और चौथी है जो सामाजिक लागत लेखांकन विधि, ये भारत में ही इसका डेवलपमेंट हुआ था,
और भारत में यूज होती है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इतना यूजफुल है नहीं। सामाजिक संघ लागत लेखन, तो इसकी थोड़ा सा आप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकता है, भले इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादातर जो सरकारें यूज करती है वो पहले दो का यूज करती है, और तीनों है ऊपर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। चलिए तो एक एक का अध्ययन करते हैं। पहला है उत्पादन संगणना विधि। पहले क्या है? उत्पादन संगणना विधि। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जो संगणना विधियां है सारी, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।